आपको दिखाते हैं 1 मिनट फुल रिपोर्ट, हमारा खास कार्यक्रम जहां हम आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से, लेकिन खबर होती है रफ्तार से। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। रूस और अमेरिका के बीच स्थिति एक बार फिर नाजुक हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार देने के लिए हामी भर दी है। रिपोर्ट देखिए। रूस ने यूक्रेन को उन्नत रॉकेट सिस्टम और अत्याधुनिक युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने के अमेरिकी फैसले की तीखी आलोचना की है। रूस के इस रुख से दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव की आशंका गहरा गई है। रूस के उप विदेश मंत्री का कहना है कि यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता ने स्थितियों को और खराब कर दिया है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। हिमार्स एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो लंबी दूरी के लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकता है। अमेरिका ने कहा वो इस प्रणाली को $700 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज में शामिल करेगा। पहले अमेरिका इस हथियार को यूक्रेन को देने से इनकार कर चुका था, लेकिन यूक्रेन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ये भरोसा दिया जाने के बाद कि इसका इस्तेमाल रूस में घुसकर लक्ष्यों को तबाह करने में नहीं किया जाएगा, अमेरिका इस प्रणाली को यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि रूस की बहुत बड़ी और भारी भरकम हथियारों से लैस सेना को रोकने में यूक्रेन की सफलता के पीछे पश्चिमी हथियारों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब रूस यही मानता है कि अगर यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियार नहीं होते तो कभी का यूक्रेन हार चुका होता, घुटने टेक चुका होता। लेकिन लगातार यूक्रेन को अमेरिका से न केवल हथियार मिल रहे हैं, बल्कि आर्थिक सहायता भी मिल रही है। ऐसे में टकराव दो महाशक्तियों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल कोल्ड वॉर की स्थिति है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव होने के और हरियाणा में अपने विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस उन्हें छत्तीसगढ़ ले जा रही है। पार्टी हरियाणा के अपने सभी विधायकों को रायपुर ले जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की परेशानी बढ़ती दिख रही है। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में कांग्रेस विधायकों को जुटा रही है ताकि कोई बाजी पलट न जाए। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से बचने के लिए कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। जो है मैं समझता हूँ केवल हमारे ही विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 10 जून को है और खरीद फरोख्त को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस एक बार फिर अपनी रिसोर्ट वाली रणनीति पर आ चुकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है हरियाणा के विधायकों की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित एक रिसोर्ट में ठहरने का इंतजाम किया गया है। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ सेफ जगह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेस का प्रयास है कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जाए, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अजय माकन राज्यसभा पहुंच पाएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। आतंकवादियों की कायराना करतूत एक बार फिर देखने को मिली। एक बार फिर आतंकवादियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी है और इस घटना के बाद से आम जनता में रोष है। रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से बौखलाए आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है। मृतक विजय कुमार इलाकाई देहाती बैंक में बतौर मैनेजर काम करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ नौकरी ज्वाइन की थी। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने विजय कुमार पर उस समय हमला किया जब वो इलाकाई देहाती बैंक की कुलगामा शाखा पर ड्यूटी पर थे। बैंक मैनेजर की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं इस घटना के बाद फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अशोक पंडित ने कश्मीर में टारगेट किलिंग पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बीते कुछ समय से आतंकवादी घाटी में दहशत का माहौल कायम करने के लिए हिंदू नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को चुनकर निशाना बना रही हैं। आतंकियों ने हाल ही में बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या भी की थी। एक और टारगेट किलिंग ने एक बार फिर कश्मीरी हिंदुओं को डरा दिया है, क्योंकि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी हिंदू नौकरी करते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं और फिर टारगेट किलिंग की घटनाएं होती हैं, जिसको लेकर अब लोगों में रोष है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना की चपेट में आ गई है। उनके अलावा पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बताया गया है कि प्रियंका गांधी भी उनके संपर्क में आई थी, जिसके बाद वो लखनऊ से वापस दिल्ली लौट गईं। फिलहाल उनका टेस्ट नहीं करवाया गया है। सोनिया के अलावा पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया गया है कि कांग्रेस के कई नेताओं में कोरोना के लक्षण मिले हैं। सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में सोनिया गांधी की पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात हुई है। उनमें से कुछ नेता भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सोनिया गांधी में हल्के बुखार के लक्षण देखे गए थे, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। इसके बाद सोनिया का टेस्ट पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोनिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया और सभी को सावधानी बरतने के लिए कहा है। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी से मिली थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर वो लखनऊ से दिल्ली लौट रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोनिया गांधी को लेकर कहा, सोनिया गांधी का इलाज हो रहा है, सोनिया फिलहाल एकदम ठीक है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा है कि 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी। तो अब कांग्रेस से कुछ और नेता भी हैं जिनका कोरोना का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि कई नेताओं में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने न केवल बीजेपी को निशाने पर लिया, बल्कि एक हैरान करने वाला दावा भी किया है। ये दावा क्या है, 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ चुका है। सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया और कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हां, केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस तैयार किया जा रहा है, लेकिन सिसोदिया जैसा व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हो सकता। आगे कहा कि सिसोदिया देश में शिक्षा क्रांति लाए, 18 लाख बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम किया। इतना ही नहीं, दुनिया भर के लोग शिक्षा में सुधार के मंत्र इनसे लेते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति शिखर पर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से भी आप पर वार किया गया था और कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीन चिट दे दी। इसके बयान का भी केजरीवाल पलटवार कर चुके हैं। उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, लेकिन उनकी साजिशन गिरफ्तारी की गई। बहरहाल देखना ये भी होगा कि अब जो सिसोदिया की गिरफ्तारी का दावा किया गया है, क्या वो वाकई सही साबित होगा। तो ईडी की गिरफ्तारी को अब जोड़कर देखा जा रहा है सियासत से। देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 4 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि खेलों में हरियाणा का योगदान हमेशा सबसे ज्यादा रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने खेलों की मेजबानी देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद कहा। ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायंकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि खेलो इंडिया को लेकर तमाम व्यवस्था हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को हरियाणा सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे युवा भी नशे से दूर रहेंगे। अनिल मोद, खबरें अभी तक। तो वही खेलो इंडिया को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। विज ने दोनों ही नेताओं पर हमला बोला है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कश्मीरी पंडितों को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार किया है। विज ने कहा है, कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है और जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस के बीज बोए हुए हैं, जिसे देशवासियों को काटना पड़ रहा है। जो कुछ हिंदुस्तान आजाद होने के बाद कांग्रेस ने नीतियां बनाई, धारा 370 बनाई, उग्रवाद को जन्म दिया, ये सब उसी वजह से है। अनिल विज ने केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के बहाने भी निशाना साधा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। विज ने केजरीवाल को शातिर राजनीति के बताया और कहा
क्या वो अपने साथियों द्वारा किए गए गलत कामों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? केजरीवाल जी बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। अब वो अपने साथियों को जो उन्होंने गलत काम किए हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया था और इसी को लेकर अनिल विज की तरफ से जवाब दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते गए, बीजेपी के अकेले निकाय चुनाव लड़ने के फैसले पर एक बार फिर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि अकेले लड़ने का फैसला बीजेपी का है और भविष्य गठबंधन का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। देखिए, निकाय चुनाव बीजेपी के जेजेपी से अलग लड़ने पर हरियाणा सरकार के गठबंधन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। खुद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने कहा कि भविष्य गठबंधन का क्या होगा कोई नहीं जानता। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ओएसडी कमलेश भादु को हटाने पर अजय चौटाला ने इसे गलत प्रचार बताया। बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भिवानी के तिगड़ाना गांव में महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन का भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जेजेपी ने गठबंधन के धर्म को ईमानदारी से निभाया है। दो उपचुनाव मिलकर लड़े और अब निकाय चुनाव भी मिलकर लड़ना चाहते थे, पर बीजेपी ने फ्रेंडली लड़ना चाहा तो हम भी तैयार है। 2.5 साल में 2 विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उनमें भी किया और हम तो चाहते थे कि विधानसभा के साथ साथ ये जो चुनाव है स्थानीय निकाय के ये भी मिलकर के लड़े जाएं, परंतु ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और जेजेपी दोनों जुटी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों दलों में दूरियां आ गई हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, सिरसा की बात कर रहे हैं। सिरसा में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके फैंस दुखी हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की याद में लोग टैटू बनवा रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट का कहना है कि जो भी पैसा टैटू बनवाने वाले दे रहे हैं वो चैरिटी में जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है। भले ही आज सिद्धू मूसेवाला उनके बीच नहीं है, फिर भी मूसेवाला की याद को अपने दिलों में बसाए उनके फैंस अपनी बाजुओं पर मूसेवाला का परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं। मूसेवाला के फैंस का कहना है कि वो यादगारी के लिए पोर्ट्रेट बनवा रही है। वहीं टैटू आर्टिस्ट का कहना है कि इससे जो भी इनकम होगी उसे जरूरतमंद की मदद की जाएगी। मूसेवाला के फैंस राज सिंह का कहना है कि वो कभी मूसेवाला से नहीं मिले, सिर्फ उनके गीत सुना करते हैं, लेकिन मूसेवाला की हत्या से वो बेहद दुखी हैं। ये बहुत ही गलत हुआ। आज वो टैटू बनवाने आए हैं, कल मेरे 4 दोस्त भी टैटू बनवाने आएंगे। वहीं टैटू आर्टिस्ट बुसराज का कहना है कि बहुत से लोग टैटू या पोर्ट्रेट बनवाने के लिए समय मांग रहे हैं। बुसराज का कहना है कि अभी तक वो मूसेवाला की कई पोर्ट्रेट बना चुके हैं। साथ ही बुसराज ने ये भी कहा कि इससे जो भी इनकम होगी उसे चैरिटी में लगाया जाएगा। टैटू सिद्धू बाई दी याद खातर बना रहे हैं, याद रहे सामने नहीं अभी मिले नहीं सीगे। तो मूसेवाला के फैन अब अपने चहेते गायक को याद कर रहे हैं, टैटू बनवा रहे हैं और दुनिया भर में मूसेवाला के चाहने वाले उनके गानों पर थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं और अब श्रद्धांजलि देने का ये नया तरीका निकाला गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। सीएम योगी के साथ पूरी कैबिनेट ने इस फिल्म को देखा भी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरी कैबिनेट के साथियों के साथ गुरुवार को फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। लखनऊ स्थित लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जहां पूरी कैबिनेट ने इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में इस फिल्म को पूरी तरह से टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। इससे पहले सीएम योगी समेत पूरी कैबिनेट की फिल्म देखने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट में एक फोटो शेयर की, जिसमें लिखा हुआ है कि सीएम योगी के साथ पूरी कैबिनेट फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर फिल्माई गई इस फिल्म को सीएम योगी समेत सभी मंत्री लोक भवन ऑडिटोरियम में देख रहे हैं। इस फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने अभिनय किया है, जबकि डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में फिल्म बनी है। ये फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
तो योगी आदित्यनाथ ने पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स फ्री किया है, तो वहीं विपक्ष अब इसको लेकर निशाना साध रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ आरोपों को सियासी मुद्दा बना लिया। पेपर लीक केस में कांग्रेस का आरोप है कि जांच को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने हिमाचल सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाने की तैयारियां तेज कर दी है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच से पहले जयराम सरकार ने मामले को रफा दफा कर क्लोजर रिपोर्ट बनाने की तैयारी की है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का आरोप है कि जयराम सरकार पेपर लीक केस की जांच दबाने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि पेपर लीक नहीं बल्कि नीलाम। अब ये बताएं कि सीबीआई को मामला दे दिया, सीबीआई क्यों नहीं आई? हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीआई को जब मामला दे दिया, उसके बाद एसआईटी जांच क्यों चल रही है? एसआईटी क्यों जांच कर रही है, आप बताइए। जब सीबीआई को मामला दे दिया, एक तो वो, और सीबीआई से क्या फॉलोअप किया जयराम सरकार ने? चुनाव से पहले कांग्रेस ने पेपर लीक को लेकर मुद्दा बनाया है। हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस हिमाचल की बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाएगी, जिसमें बीजेपी सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप होंगे। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और बड़े आरोप सरकार पर अभी तक लगे हैं। हालांकि सीबीआई जांच की बात बार बार सामने आती रही है। सरकार की तरफ से भी इसको लेकर ऐलान हुआ है, लेकिन अब सीबीआई जांच को भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद में टोहाना के हिसार रोड पर एक पेट्रोल पंप से कार चालक डीजल डलवाने पहुंचे, उसके बाद बिना पैसे दिए फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच हो रही है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की है, जहां रिलायंस पंप पर एक कार चालक अचानक से डीजल भरवाता है और मौके से फरार हो जाता है। इस सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी हिसार रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए रुकती है। पेट्रोल पंप पर तेल डालने वाला कर्मचारी गाड़ी में तेल डालने के लिए जैसे ही कार चालक से पैसे लेने के लिए कार चालक की ओर मुड़ता है, तभी कार चालक कार को तेजी से भगाकर मौके से फरार हो जाता है। पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। कार चालक की मंशा साफ जाहिर थी कि वो डीजल के पैसे नहीं देना चाहता था। फतेहाबाद में इस तरह की घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। लोगों में डर नहीं है, लोग सीसीटीवी में कैद होने और कानून से भी डरते दिखाई नहीं दे रहे। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के मालिक अजय गोयल ने शहर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश लगातार जारी है। अब इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसके आधार पर जांच हो रही है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि जिस युवक ने इस पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर भागना उचित समझा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके खिलाफ एक गवाह और सबूत सीसीटीवी बनेगा। खबरों में आगे बढ़ते गए। यमुनानगर में अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर का पद खाली है और भर्ती नहीं हो रही है। ऐसे में मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही है। अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर औद्योगिक शहर है, जहां हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। लाखों मजदूर यहां काम करते हैं। ये मजदूर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि महंगे अस्पतालों में उपचार करवाना इनके बजट से बाहर है। सुबह सवेरे भारी संख्या में मरीज अस्पतालों में पहुंचते हैं, पर्ची बनवाते हैं। किसी एक्सपर्ट को दिखाना होता है तो पता चलता है कि पोस्ट लंबे समय से खाली है। पिछले काफी समय से अस्पताल में 60 बेड से बढ़ाकर 200 किए जाने की मांग होती रही है। सीएम मनोहर लाल इसको 200 बिस्तर का बनाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसके बाद बिल्डिंग निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, अंतिम चरण में है। अगले 3 से 4 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, लेकिन खाली पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग का ध्यान अभी नहीं गया है। अभी के हालात के अनुसार यमुनानगर में मेडिकल ऑफिसर के 186 पद मंजूर हैं, 70 पद हैं, मेडिकल अफसर तैनात हैं, बाकी 110 पद खाली हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत सिंह का कहना है कि स्टाफ नर्स के 216 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 71 पर स्टाफ नर्स नियुक्त हैं, 145 खाली हैं। अब देखना होगा सरकार की तरफ से भर्तियों को लेकर नए आदेश कब तक सामने आते हैं, क्योंकि मेडिकल व्यवस्थाओं में भर्ती को लेकर अब आम जनता भी मांग कर रही है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।